कहानी की भाषिक संरचना, इसमें पढ़ते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहानी का गद्य शीर्षक का एक संकेत यह है कि कहानी के गद्य के अलावा इसमें कहानी का पद भी होता है, जैसा कि वह प्रबंध काव्य में था। आज भी अंग्रेजी में विक्रम सेन ने अपने प्रथम उपन्यास द गोल्डन गेट की रचना पद में की है। और दूसरा यह कि गद्य कहानी के अलावा अन्य साहित्य रूपों का भी हुआ करता है। आधुनिक काल में मुद्रण की शुरुआत के पहले तक कहानी वाचिक परंपरा में किस्सा गोई और कथा वाचन की कलाओं में गद्य रूप में मौजूद थी। उसकी भाषिक संरचना भी श्रोता के ध्यान को वाचन श्रवण में बांधे रखने की जरूरतों के साथ जुड़ी थी। वह कौतूहल, घटना बहुलता और शब्दाडंबर से परिपूर्ण आवेगपूर्ण भाषा थी। छपने वाली आरंभिक कहानियाँ इसी परंपरा से ली गई थी और उनकी भाषिक संरचना पर इस परंपरा की छाप मौजूद है। प्रबंध काव्य को कथा का बंध ही प्रबंध बनाता है, अतः उसे कहानी के परंपरागत रूप में शामिल किया जा सकता है। छापेखाने और प्रकाशन व्यवसाय की शुरुआत वाचिक परंपरा को परंपरा में बदला तो एक दूसरे में गुत्थी हुई कविता कहानी एक दूसरे से खींचकर अलग की गई। कविता धीरे धीरे प्रबंध मुक्त होती गई। छायावाद के बाद की कविता में प्रबंधात्मक विरल लगभग अनुपस्थित है। लंबी कविताएं लिखी गई जरूर, लेकिन उनमें जो एक घटना सूत्र का आभास सा होता है उसमें उसे अधिक से अधिक वृत्तांत कर सकते हैं, पूरा कथाक्रम नहीं। कहानी ने भी दैनिक जीवन के यथार्थ की भाषा बनने के क्रम में खुद को कविता से अलग किया। गद्य की सूत्रबद्धता उसके रूपों को मूलतः निबंध बनाती है। निबंधन सूत्रबद्धता का पर्याय है। निबंध में विचारों की कड़ियाँ एक सरल श्रृंखला में आबद्ध होकर प्रस्तावना की सिद्धि तक ले जाती है। कहानी के गद्य का निबंधन अलग तर्क से होता है। वह किसी विचार श्रृंखला के विकास के तर्क से नहीं, अनुभव की जीवंत रचना के तर्क से गढ़ा जाता है। कहानी के प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक के बीच में हमें एक संसार बसा मिलता है। कथनांक के हिसाब से चुना गया एक घटनास्थल, गली मोहल्ला, कोई घर, पार्क, सड़क, गांव, शहर, देश प्रदेश, बस्ती या जंगल, नदी का किनारा या बीच का शहर, समुद्र, पहाड़, या यूं कहें कि न केवल धरती पर ही बल्कि सूझ में सामने आने वाली कोई भी जगह, क्योंकि फैंटेसी के रूप में भी कहानी रची जा सकती है और कल्पना से भी कोई जगह गढ़ी जा सकती है। यह घटनास्थल में बसे हुए लोग उनके जीवन में से गुजरता समय सामान्यतः कहानी का बीज दैनिक चर्या से किसी व्यक्ति क्रम में हुआ करता है। आरंभ से अंत के बीच ऐसा कुछ घटित होता है जो कि प्रारंभिक स्थिति, परिस्थिति हो या मनस्थिति को बदलकर कुछ और कर देता है। कहानी पढ़ने का मतलब उस संसार में उसमें बसे हुए लोगों की ज़िंदगी में साझेदारी करना है, उनके रिश्तों को, तनाव को और उनकी खुशियों को और दुखों को, उनकी उपलब्धियों को और निराशाओं को, उनकी प्रतिबद्धता और ईर्ष्याओं को, उनके समूचे चित्रित जीवन को अपने संवेदना तंत्र पर महसूस करना है और इन सब के सार में किसी न किसी तरह अपने समय समाज के साथ कोई ना कोई रिश्ता खोज लेना है। इस संसार को गढ़ने वाले घटकों या अंगों को अपने कथनांक, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वर्तमान और उद्देश्य के नाम से जानना है। भाषा शैली भी सिर्फ एक घटक की तरह गिनाई गई होगी, लेकिन ये वस्तुतः ये सारे घटक भाषा से भिन्न कोई वस्तु नहीं हैं। वे भाषा के द्वारा भाषा में रचे गए हैं। कहानी की रचना का अर्थ इन घटकों के संयोजन है और भाषा इस संयोजन की करता है। पूरा संसार भाषा में ही निवास करता है और लेखक द्वारा भाषा में ही जीवित किया जाता है। संप्रेषण भाषिक सृजन का अनिवार्य पक्ष है। उसे एक संसार के रूप में जीवित होने के लिए एक
और उसकी क्षमता का सहारा चाहिए, अन्यथा पृष्ठ पर छपे हुए अक्षर वाले कुछ निशान हुआ करते हैं, निर्जीव और अर्थहीन। कथनांक को आम पात्र पर परिस्थिति का घात परिघात मान सकते हैं। कभी परिस्थिति पात्र को दबाती है और गढ़ती है, तो कहीं पात्र परिस्थिति को गढ़ते हैं। कहानी में आपको घेरने वाली एक मनस्थिति होती है जिसे आप कहानी का मूड कह सकते हैं और जिसका अनुभव आप कहानी के वातावरण की तरह करते हैं। इन घटकों को जब आप कहानी के 6 तत्वों की तरह पढ़ते हैं तो कहानी छिन्न भिन्न होकर टुकड़ों में बिखर जाती है। यह कहानी के साथ अंग विच्छेदन और अस्तित्व भंग जैसा राजकीय सुलूक है, लेकिन जब आप इसे एक संरचना की तरह देखते हैं और उनके संयोजन को समझने की कोशिश करते हैं तो कहानी की संवेदना का संश्लिष्ट स्वरूप प्रकट होता है। इस संश्लिष्टता का पहला स्तर कहानी के प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ के बीच बसे संसार में चित्रित समय है। वह कहानी के पात्रों के जीवन में तो बीत रहा है, लेकिन अन्यथा ने यही स्थिर और विजड़ित है। जैसे किसी चित्र में अंकित दृश्य विजड़ित होता है। दूसरा स्तर कथाकार के अपने समय की संवेदना का है, जो कहानी के संसार में कहीं अदृश्य होकर समाया हुआ है। कहीं किसी कहानी में वह स्पष्टता प्रस्तुति निरूपित होता है तो कहीं कार्य व्यापार में ओझल भी होता है। भाषिक संरचना के बारीक विश्लेषण से प्रायः उसको अनावृत किया जा सकता है। कहानी भाषा में संचरित है और भाषा सामाजिक उत्तराधिकार का विषय है, अतः कहानी की भाषिक संरचना में जीवन की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की कोई झलक प्रच्छन्न होती है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कि प्रचलित पाठ को देखें। उसे अब तक प्रेम में आत्म बलिदान की कहानी की तरह पढ़ने की रीति चली आती रही है। कहानी के विस्तार में युद्ध एक बड़ी जगह घेरता है, लेकिन ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है मानो युद्ध को नायक लहना सिंह के सामने प्रेम में प्राण देने के लिए एक बहाने के तरह जुटाया गया। लेकिन इसके विपरीत अगर युद्ध को कथानक का एक संश्लिष्ट घटक मानकर कथानक का एक संश्लिष्ट घटक मानकर पढ़े तो कहानी के अर्थ और अनुभव में एक जटिलता का समावेश होता है। तब आप इस बात के लिए सजग होकर कहानी को पढ़ते हैं कि कहानी में चित्रित युद्ध प्रथम विश्व युद्ध है। यही कहानी की रचना कला भी है। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा रचना काल भी है। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा, रक्तपात और मृत्यु तब तक के इतिहास में विश्व ने पहली बार देखी थी। ऐसा समय हमेशा मनुष्य के विवेक के पक्ष में जीवन के अर्थ, मूल्य और महत्व को लेकर उद्वेलन खड़ा कर देता है। कथनांक के स्तर पर हमने कहा था युद्ध के दिनों में विगत प्रेम की सोई और खोई हुई स्मृतियों के जागने और मिलने की कहानी है। उसने कहा था का आरंभ अमृतसर के बाजार में जीवन की कोलाहल की ध्वनियों से होता है, जहाँ बुढ़िया को भी हट जा जीने जोगिए, बच जा लंबी वालिए आदि शब्दावली से जीवन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इस कोलाहल के बीच 8 साल की एक लड़की और 12 साल के एक लड़के के चेहरे उठकर क्षण भर को फोकस में आते हैं, एक अपरिभाषित से लगाव में बनते और अलग हो जाते हैं। इस संक्षिप्त संकेत के बाद पूरी कहानी लड़ाई के मैदान में घटती है, जहां लहना सिंह की स्मृति श्रृंखला चित्रित है, जो युद्ध के मैदान में मरते हुए व्यक्ति को कहानी के शुरू के बाजार में के उस 12 साल के बालक के रूप में पहचानवाती है, जिसके हृदय में आकर्षण का पहला अंकुर फूटा था, जिसने उस 8 साल की लड़की अब सूबेदारनी के अनुरोध पर लड़ाई के मैदान में उसके पति पुत्र की देखभाल और रक्षा किए है, उस जिसकी आंखों में बुलेले के खंड के किनारे अपने घर में मरने का सपना था। वहाँ उसके आंगन में अपने हाथों लगाया हुआ आम का बूट था, जिसकी उम्र उसके बेटे के बराबर थी और जो इस बार के हाड़ में फल देने वाला था। कहानी का अंत अखबार की सूचना से होता है कि मैदान में घाव से मरा नंबर 76 राइफल्स जमादार लहना सिंह। अखबार में मृत्यु की जो संक्षिप्त सूचना हम खबर पढ़ते हैं, खासतौर से युद्ध काल के मरण सूचियों में, जो महज एक नंबर और एक नाम में बदल कर रह जाती है, दरअसल उसके भीतर खुद हमारे जैसे एक जीता जागता आदमी और उसके सपनों का अप्रत्याशित अंत समाया रहता है। 21वीं सदी के पाठक के सामने 1916 में रचित इस कहानी का एक व्यक्तिगत वीरता और मृत्यु के वरण का आत्महंता शौर्य अंतिम अध्याय भी हो सकता है, क्योंकि आधुनिक युद्ध की विभीषिका में यह भी कोई लड़ाई है कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100
गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। कहानी के कथ्य का एक घटक कथा वस्तु है, अर्थात कहानी की रूपरेखा या ढांचा। बाकी सारे जो तत्व या अंग या घटक आपको गिनाए जाते हैं, अर्थात पात्रों को चरित्र चित्रण या देशकाल वातावरण या संवाद या भाषा शैली, वह इसी ढांचे को हाड़ मांस रूप रंग देकर अनुभूति की जीवित विषय बनाते। संरचना का यह सारा सरंजाम किसी विचार के इर्द गिर्द सजाया जाता है। वह विचार ही घटकों के संयोजन की केंद्रीय धुरी है और चित्रित संसार को एक परिप्रेक्ष्य देता है। कभी यह विचार आपको साफ प्रक्रम दिखाई भी देता है और कहानी को उपदेशात्मक बनाता है। यही विचार ही कहानी की विषय वस्तु है, जिसे आपने कहानी के घटकों अंगों या तत्वों की गिनती में कहानी के प्रयोजन या उद्देश्य के नाम से जाना है। कथा वस्तु और विषय वस्तु में रास्ते और गंतव्य का रिश्ता है, लेकिन कहानी का कौशल इस बात में माना जाता है कि वह मूल विचार कथनांक की परतों में इस तरह लपेटा या छिपाया गया हो कि अनुभव के भीतर पूरा धूल कर कहानी की अपनी भीतरी तह बन जाए। तब कथा वस्तु के साथ जुड़े प्रक्रम या प्रत्यक्ष प्रयोजना के अलावा कोई और अप्रत्यक्ष प्रयोजन नहीं अपनी उपस्थिति का परिचय देने लगता है। इस कथ्य को हम कहानी की अंतर्वस्तु कहते हैं। उसने कहा था का प्रकप और प्रत्यक्ष प्रयोजन भले ही आपको जिज्ञासा और कौतूहल जगाने वाली और अंत तक उस कौतूहल का निर्वाह करने वाली एक प्रेम कहानी सुनाना प्रतीत हो, जो अंत में एक रहस्य की तरह बचपन के प्रेम का उद्घाटन करती है, लेकिन उसकी अंतर्वस्तु युद्ध से असहमति और विरोध है। इस अंतर्वस्तु तक आप कहानी की भाषिक संरचना के गहन विश्लेषण से ही पहुंचते हैं। छोटे छोटे संकेत सूत्र पकड़कर उन्हें एक दूसरे में बुनकर आप उन निष्कर्षों तक पहुंचते हैं जिन्हें आप अंतर्वस्तु का नाम दे सकें। उसने कहा था से ही उदाहरण ले तो सबसे महत्वपूर्ण संकेत कहानी का पूर्वोक्त अंतिम वाक्य और उसमें दिया गया सूची और सिपाही का नंबर और नाम है। दूसरा संकेत लहना सिंह की स्मृति श्रृंखला है, जिसमें लहना सिंह को याद आता है कि 25 साल पहले उसे 8 बरस की कन्या के मुख से सगाई की बात सुनकर दुख और क्रोध हुआ था। वह खुद से पूछता है क्यों हुआ था। उसके बाद 25 वर्ष के अंतराल की सूचना देते हुए यह भी दर्ज किया कि उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं। ये संकेत लहना सिंह के मन में सोई हुई एक अस्फुट कोमल भावना का परिचय तो देते ही हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि कहानी का प्रमुख संवेद प्रेम नहीं है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस कोमल भावना का प्रेम कहाँ भी जा सकता है या नहीं। लाम पर जाते हुए सूबेदार उसे साथ चलने के लिए अपने गांव होते हुए जाने का निमंत्रण देता है, तो कहानी साथ में यह सूचना भी देती है कि सूबेदार उसे बहुत चाहता था, यानी सूबेदारनी के अनुरोध के अलावा भी यह गहन मित्रता लहसन के आचरण के लिए एक कारण के रूप में मौजूद है। सूबेदार और बोधा सिंह को लहना सिंह ज़बरदस्ती घायलों की गाड़ी में चढ़ाता है, तो यह भी पता चलता है कि गाड़ी में वही आखिरी जगह थी। लहना सिंह को पसलियों में गहरा घाव लग चुका है, उसे अपनी आसन मृत्यु का अंदाज़ा है। इसके पहले कि वह खाली बैठे इंतज़ार करने की धाव मारने की उतावली और सिर्फ 8 सिपाहियों के बल पर अपनी खंदक की रक्षा में वह मौत से खेलने के अपने शौर्य और बेताबी का परिचय दे चुका है। इसी स्मृति श्रृंखला में वह अपने आंगन में आम अपने भाई कीरत सिंह और उसके भतीजे यानी अपने बेटे को भी याद करता है और आषाढ़ में आम के फलने पर चाचा भतीजे को बैठकर खूब आम खिलाने का निमंत्रण देता है। कहानी में वह इसके पहले भी वह बुलेल की खड्डर के किनारे भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रखकर अपने आंगन के आम की छाया के नीचे मरने की इच्छा जाहिर कर चुका है। गाड़ी में चढ़ते हुए सूबेदार को वह सूबेदारनी के लिए जो संदेश देता है वह मृत्यु के मुख में जा खड़े हुए व्यक्ति का संदेश है। यह मान लेना कि कोई वजह नहीं कि उसने स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर लिया है, लेकिन प्रेम में आत्म बलिदान की कहानी की तरह पाठ इसके चलन शुरू हो जाने के कारण इन संकेतों को हम
भर्ती के विवरण मानकर अनदेखा कर जाते हैं, लेकिन इन्हीं संकेतों के कारण कहानी के एक वैकल्पिक अर्थ की तलाश शुरू होती है और एक व्यक्ति के प्रेम और शौर्य की गाथा की बजाय उसे युद्ध और मानवीय नियति की गाथा बना देती है। आधुनिक काल में गद्य रचना का माध्यम बना और कहानी वह साहित्य रूप जिसमें गद्य अपने सृजनात्मक सौंदर्य का सर्वाधिक सघन परिचय देने में समर्थ होता है। जीवन की समग्रता को उसके चतुर्दिक आयामों को में पकड़ने वाला कथारूप उपन्यास है, लेकिन विषय के विस्तार और आकार की विशालता के कारण उसके लिए भाषिक संरचना में अद्योपानंत भावनात्मक सघनता और सृजनात्मकता तनाव को थामे रखना संभव नहीं होता, जैसा कि वह कहानी में नहीं हो पाता। कहानी की भाषिक विधियाँ। मनुष्य भाषा को एक सिरे पर सामाजिक उत्तराधिकारी के रूप में पाता है और दूसरे सिरे पर उसको व्यक्तिगत प्रयत्न से अर्जित और आत्मसात करता है। रचनाकार ऐसा मनुष्य है जिसका व्यक्तिगत भाषिक अर्जन विश्लिष्ट और समृद्ध होता है। वह उसे साहित्य के रूप में रचकर स्थायित्व और देश काल के अतिक्रमण की क्षमता प्रदान करता है। वाचिक परंपरा में स्मृति के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण द्वारा और लिखित परंपरा में अंकित और मुद्रित होकर वह संचित और संचरित होता है। इस प्रकार संचित और संचरित भाषा दोनों ही परंपराओं में अपने तात्कालिक संदर्भों से मुक्त होकर एक उपरांत जीवन पा लेती है और पुनः और आविष्कार के लिए शेष रह जाती है। इस तरह धीरे धीरे हमारे पास पुनः व्यक्तिगत अर्जन द्वारा उपलब्ध हमारे पास भाषा के रचनात्मक प्रयोगों का एक कोश संचित होता रहता है, जो आगामी रचनाकार को पुनः व्यक्तिगत अर्जन द्वारा उपलब्ध होगा। व्यक्तिगत अर्जन और प्रतिदिन द्वारा यह कोश निरंतर समृद्ध होता रहता है। उसकी प्रतिदान द्वारा उसकी सामग्री को आधार बनाकर भाषाएं अपने काव्य शास्त्र और साहित्य आलोचन की रचना करती है। ये प्रयोग कथा भाषा की कलात्मक समृद्धि है, लेकिन एक उचित और उपयुक्त संतुलन की सीमाओं के भीतर ही इसको समृद्ध कहा जा सकता है। कलात्मक अतिरेक समृद्धि नहीं, भार का पर्याय है। कहानी की तुलना ऐसी मालवाही नौका से की गई है जिस पर अगर उसकी वहन तक क्षमता से अधिक भार लादा हो तो वह बीच में धार में डूब जाती है। भाषा के व्यक्तिगत अर्जन और अभिव्यक्ति कौशल में कल्पना की सृजनात्मकता क्षमता की सक्रिय भूमिका होती है, इसीलिए उसकी संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। उसका वैविध्य आरंपार है। इसीलिए कहानी की भाषिक विधियों कहने का अर्थ है कहानी में भाषा के कल्पनामय प्रयोग की विधियां कहना है। आधुनिक कहानी के इतिहास में हमारे कथा पुरुषों के अब तक के संचित और आगे के नित्य नूतन सृजित होते हुए कथा साहित्य के निरंतर अवलोकन से हम कहानी में कुछ बहुप्रयुक्त विधियों का संज्ञान ले सकते हैं। इनके सहारे कहानी की भाषिक संरचना को एक हद तक परिभाषित भी कर सकते हैं, किंतु यह ध्यान रखते हुए कि यह कोई अनिवार्य अंतिम सीमा नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत अर्जन का अर्थ केवल अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि उसे अपनी कल्पना और सृजन से लैस करके नित्य नूतन करते चलना है। इसमें नई विधियों के आविष्कार के अलावा ज्ञात और उपलब्ध विधियों के परस्पर संयोजन, गुम्फन, संपादन और विनियोग द्वारा नवीकरण भी शामिल, अर्थात इस कोष में निरंतर संवर्धन और परिवर्धन द्वारा समृद्धि और वैभव की संभावनाएं असीम हैं। इन भाषिक विधियों का प्रयोग रचना की ध्वनि से प्रेरित, संचालित, निश्चित और निर्धारित होता है। रचना के विविध अंगों, घटकों, तत्वों को संयोजन से निष्पन्न होने वाली संरचना भी उसकी ध्वनि से संचालित होती है। ध्वनि को हम रचना की मंशा कह सकते हैं।
ध्वनि निर्देशात्मक भी हो सकती है अथवा यथार्थवादी भी। रचना जब आदेश, उपदेश, आज्ञा के स्वर में बात करती है उचित अनुचित के विवेक का कोई निश्चित निर्धारित चोखा संदेश के रूप में प्रमाणित व सत्यापित करना चाहती है तो उसकी ध्वनि निर्देशात्मक होती है। इस ध्वनि को हम आदर्शवादी दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। इसके लिए यथार्थवादी ध्वनि भौतिक जीवन और जगत जैसा है उसे वैसा ही प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिल्पगत ध्वनि वर्णनात्मक भी हो सकती है और लाक्षणिक भी। वर्णनात्मक ध्वनि भाषा में यथा तथ्यात्मक निरूपण के उद्देश्य से प्रेरित होती है, वह अभिधा के सहारे चलती है। लाक्षणिक ध्वनि उन सत्यों के निरूपण में यथा तथ्यात्मक होना चाहती है जिनको अभिधा के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इसे निरूपण या प्रस्तुति कहना भी उचित नहीं, क्योंकि निरूपण और प्रस्तुति उन वस्तुओं की होती है जिनका मूर्त और भौतिक अस्तित्व पहले से मौजूद है। लाक्षणिक ध्वनि उन यथार्थों को रूपायित या सृजित करके भौतिक और वस्तुगत अस्तित्व प्रदान करती है जो भौतिक रूप से अमूर्त और निराकार है। लाक्षणिक ध्वनि अपनी कहानी के केंद्र में कोई रूपक रचती है। कहानी में आकर रूपक वह सादृश्य मूलक अलंकार नहीं रह जाता जिसे आपने कविता के सिलसिले में परिचय पाया है, बल्कि सघन संक्षेपण द्वारा अर्थ की भाव निवृत्ति और बिंब बन जाता है। रचना की ध्वनि का एक स्तर उसके वस्तु तत्व से जुड़ा है और दूसरा उसके शिल्प से। रचनात्मक प्रयोग में दोनों एक दूसरे के अनुरूप व समन्वित भी हो सकते हैं और एक दूसरे से भिन्न और विपरीत भी। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण के साथ यथार्थवादी शिल्प का समन्वय किया और इसे हिंदी कहानी ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का नाम देकर आदर्श और यथार्थ दोनों से ही अलग एक कोटि की विचारधारा की तरह स्थापित कर दिया। आगामी पृष्ठों में कुछ सिद्ध प्रसिद्ध भाषिक युक्तियों का साधारण विवेचना प्रस्तुत है जिन्हें ऊपर विवेचित सभी ध्वनियों अपनी ज़रूरत तथा अपने रचनाकार की रुचि और क्षमता के हिसाब से प्रयोग में लाती है। इतिवृत्त। बाबू रामदास जी धनी आदमी है, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 वर्ष के लगभग। रामजी दास निसंतान है। बाल कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र वही पुत्र जिससे परिचित हो चुके हैं और एक कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। विशंभर शर्मा कौशिक की कहानी ताई ये पंक्तियाँ इतिवृत्त की भाषा का उदाहरण है। इसे आप आम बोलचाल की सरल प्रभावमयी भाषा कहते हैं। यह अविधा है, सीधा साफ सूचनात्मक साफ बयान। इसका आकर्षण कथा तत्व को अपना आकर्षण है। अविधा भाषा का प्राथमिक धरातल है। कहानी में अविधा इतिवृत्त की रचना करती है। इति का अर्थ है बस इतना ही। वृत्त में वृत्तांत का अर्थ संक्षेपण है। इतिवृत्त में वृत्तांत और उसकी प्रस्तुति अथवा कथ्य और कथन के बीच का कलात्मक फासला न्यूनतम होता है। किसी भी प्रकार की कहानी की भाषिक संरचना इतिवृत्त के दायरे के भीतर होती है। पूरी तरह से इतिवृत्तात्मक होकर या उसके आंशिक स्पर्श से समृद्ध होकर काव्यात्मक संवेदना की कहानी में भी इतिवृत्त वह स्प्रिंग बोर्ड है जैसे पानी में छलांग लगाने के लिए बना हुआ तख्ता जिस पर कूदकर गहराई में जाने के पहले कल्पना ऊपर को छलांग लगाती है। आप जानते हैं कि निर्मल वर्मा कथा की काव्यात्मक संवेदना के दिग्गज रचनाकार हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी लंदन की एक रात में यह चित्रण देखिए। नॉर्थ
एकपन से ज़रा आगे चलकर मेरे पाँव खुद ब खुद चिपक गए। सोचा था आज मैं जल्दी आ गया हूँ और गेट पर मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, किंतु मेरा अनुमान सही न था। वहाँ पहले से ही 20-25 बेरोजगार युवकों की भीड़ जमा थी। अंग्रेज लड़के, कुछ छात्र जो देखने में बर्मी जान पड़ते थे, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के नीग्रो। यह इतिवृत्त है। ऐसे टुकड़े कहानी में बार बार बीच में आते हैं। इनमें पाठक को वे सूचनाएं मिलती हैं जिन्हें जोड़कर वह कार्य व्यापार में संगति बिठाते हैं और तक पहुंचता है। लेकिन इतिहास सदा इतिवृत्तात्मक ही नहीं होता। रचनाकार का चयन कौशल और संयोजन क्षमता अभिधाक को व्यंजना में पर्यवसित कर देती है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन का आरंभ इन पंक्तियों से होता है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। हरा रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जो जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार की लय हो गया था। विवरण और विस्तार। कहानी का गद्य शीर्षक के अंतर्गत प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ के बीच बसाए गए जिस संसार की बात की गई है उसको बसाने में छोटे बड़े बहुत से विवरणों का हाथ होता है। लेखक बहुत से ब्यौरे चुनता और अपने कथ्य को तफसील या विस्तार देता। बड़े बड़े शहरों में इनके गाड़ीवानों की जवान के कोड़ों की से जिनकी पीठ छिल जाती है, इस तरह से उदाहरण दे रहे हैं। यह लंबा उद्धरण उसने कहा था आरंभिक अनुच्छेद। इतने लंबे अनुच्छेद की जगह पर कुल इतना ही कहना भी काफ़ी हो सकता था कि बाजार में बहुत चहल पहल थी। लेकिन अगर लेखक उस संक्षिप्त वाक्य की जगह पर इतने सारे शब्द खर्च करता है तो निरुद्देश्य नहीं। एक तो वह आपको उस बाजार में ले जाकर खड़ा कर देना चाहता है, आपको वहाँ सशरीर उपस्थित होने के अनुभव से गुजारना चाहता है, जहाँ 12 साल का एक लड़का और 8 साल की एक लड़की पहली बार मिले थे, जिन्हें आप आगे चलकर लहना सिंह और सूबेदारनी के रूप में पहचानेंगे। दूसरा, वह बड़े शहरों की अमानवीय निर्वैयक्तिक निष्ठुरता उदासीनता की तुलना में पंजाब के जीवन की उच्छलता और मस्ती को एक अपेक्षाकृत छोटे शहर की सहृदयता और मानवीयता को रेखांकित करता। शायद इसी युद्ध क्षेत्र में घटित कार्य व्यापार के भागीदार सिख पात्रों, विशेषतः लहना सिंह के उद्देश्य और मस्ती भरे चरित्र और स्वभाव का जातीय उत्सव भी माना जा सकता है। जाति का अर्थ यहाँ प्रादेशिक और भौगोलिक जाति से है, वर्ण व्यवस्था वाली जाति से नहीं। तीसरा, यह अनुच्छेद का अंत वृद्ध जीवन के लिए भी शुभकामनाओं और आशीर्वादों से करता है, जबकि आगे चलकर कहानी का अंत युवा मृत्यु की एक करुण किंतु निर्वैयक्तिक सूचना से होने वाला है। जरूरी नहीं है कि उस अनुच्छेद को कहानी के आरंभ में बनाने में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यही मंतव्य रहा हो, और यह जानना असंभव भी है। शायद उन्होंने सिर्फ बम्बू काट वालों की आवाज़ों के सहारे पूरे वातावरण को जीवता कर देने का रचनात्मक कौशल ही निभाना चाहा हो। लेकिन संरचना के प्रति सजग होकर कहानी पढ़ने का अर्थ केवल लेखक का मंतव्य नहीं, कहानी की मंशा को देखना है। और कहानी की संरचना में यह अनुच्छेद ये सारी भूमिकाएं निभा रहा। संरचना के प्रति असावधान नतीजे में ही कहानी को लगभग 90 साल तक संतृप्त प्रेम की भूमिका, रुबानी और कुछ अविश्वसनीय प्रेम की कहानी के तौर पर प्रशंसित किया जाता रहा है। कथनांक या कथा वस्तु की कहानी का न्यूनतम
ढांचा है और अस्थिपंजरीय वह वस्तु के रूप में विघटित कहानी है। वातावरण और विस्तार कहें या तफसील या ब्यौरा, उस वस्तु को हाड़ मांस पहनाकर रंग रूप देकर जीवित अनुभवों में बदलते हैं, कहानी के भीतर का वातावरण रचते हैं। इनके चुनाव और संयोजन में ही कहानी का निवास होता है। इन ब्यौरों के द्वारा ही कहानी में किसके बाद क्या हुआ यानी घटनाक्रम क्या हुआ यानी घटनास्थल किसने यानी पात्र और उनका चरित्र चित्रण सब कुछ रचित होता है। ये सब कहानी के कथन का हिस्सा है। कहानी की अंतर्वस्तु यानी कथ्य का विचारधारा को अकथित रखा जाना अभीष्ट है, क्योंकि मनुष्य को उपदेश से सहज स्वाभाविक रूप से अविरिक्त होती है। कहानी में इन ब्यौरों का संयोजन उस अकथित को बिना कहे व्यक्त कर देने का कौशल भी संभव करता है। कहानी को अपने संक्षिप्त कलवर में एक और कई बार अपने आकार से कई गुना अधिक समेटना पड़ता है और दूसरी ओर उपेक्षित प्रभाव सघनता के लिए अनुभव को खोलकर फैलाना और विलंबित भी करना पड़ता है। इन दोनों ज़रूरतों के अनुसार ब्यौरों के संयोजन की दो विधियां लेखकों ने बार बार आजमाई और कारगर पाई। ये दोनों प्रयोग सिद्ध कहानी के रचना शास्त्र में सामान्य रूप से स्वीकृत, प्रचलित और प्रतिष्ठित हो चुकी है। विहंगम और केंद्रिक। विहंगम का अर्थ है ब्यौरों का ऐसा संयोजन जैसे वह उड़ती हुई चिड़िया की आंख को दिखाई देता होगा, अर्थात तेजी से गुजरता हुआ दृश्यपटल। लेखनी पूरे दृश्यपटल को मानो भुराती हुई ब्यौरों को एक के ऊपर एक अध्यारोपित करती चली जाती है। इसी संयोजन विधि का एक नमूना उसने कहा था कि आरंभिक अनुच्छेद है, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा। यहाँ उदाहरण के लिए प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का यह आरंभिक दृश्य याद कीजिए। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर इस तरह का पूरा उसका बताया गया है कि किस तरह से लेखक चीज़ों को जीवंत बनाने के लिए घटनाक्रम बताता है। इसी अनुच्छेद के बीच में कहीं समूचे गांव की गतिविधियों पर घूमती यह नज़र एक विशिष्ट खंड पर अपेक्षाकृत विस्तार से टिकती है। अब भी यह सामूहिक चित्र ही है, लेकिन इसमें विशेषीकरण के कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। ये पूरा कैसे ईदगाह कहानी में बच्चे खुश होते हैं जाने के लिए, उसके बारे में है। इस विधि को अंग्रेजी में स्वीप कहते हैं। दूसरी विधि केंद्रिक, अंग्रेजी शब्द फोकस संयोजन का अनुवाद है। मूलतः ये दोनों शब्द मूवी कैमरा की भाषा के लिए उपयोग किए गए शब्द है। विहंगम संयोजन में कैमरा पूरे दृश्य पर घूमता है। केंद्रिक संयोजन में वह अपने अवधान का स्थिर केंद्र चुन लेता है, स्वयं भले ही उस विशेषीकृत दायरे में घूमता रहे। केंद्रिक होने के क्रम में संयोजन किसी एक बिंदु पर निश्चयपूर्वक जाता है। इसी अनुच्छेद के विवरण विस्तार का तीसरा अंश निम्नलिखित है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ, ये पूरी कहानी है जिसमें बताया गया है। पूरा दृश्य अपने विस्तार में प्रभात की लालिमा से भरे आसमान से शुरू करके पूरे गांव को समेटते हुए क्रमशः केंद्रित होता हुआ बच्चे के समूहों पर, फिर एक बच्चे के चेहरे हामिद पर आ टिकता है। हामिद और उसकी दादी अमीना फोकस में है। केंद्रिक संयोजन की एक अन्य विधि नाटकीय दृश्य विधान के समक्ष है। इस विधि में लेखक कथा और उसके किसी अंश को पात्रों के बीच साक्षात उपस्थित क्षण की तरह अंकित करता है। स्वगत या संवाद विवाद या विस्तृत घटित होता हुआ कार्य व्यापार पाठक को दृश्य में शामिल कर लेता है। इतिवृत्त यहाँ सूचना की नहीं, अनुभव की भाषा में बोलता है। हम जैसे उसने कहा था,
में युद्ध क्षेत्र में दृश्य अथवा ईदगाह में बाजार के दृश्य, भीष्म साहनी की कहानी, अमृतसर आ गया में देश विभाजन की पृष्ठभूमि में रेल का डिब्बा और वहाँ घटित पूरा कार्य व्यापार केंद्रित संयोजन की इस विधि से तत्काल उपस्थित क्षण की तरह अंकित किया गया है। रूपकीय संक्षेपण विवरण विस्तार कहानी को आकार देता है, लेकिन कहानी में अनुभूति की संगतता, अभिव्यक्ति के ऐसे भी अवसर होते हैं जिनमें अकारण विवरण विस्तार से प्रभाव का क्षय होता है। प्राय ऐसे अवसरों पर कहानी में कविता के भाषिक उपकरणों का कथात्मक प्रयोग दिखाई देता है। इसे रूपकीय संक्षेपण कहने का कारण यह है कि अक्सर इसके मूल में सादृश्य विधान के अनेक स्तर देखे जा सकते हैं। कहीं इसे अलंकृत सर्वथा स्थूल स्तर पर भी प्रयुक्त देखा जा सकता है, तो कहीं अधिक जटिल व संश्लिष्ट तहों में उतरते हुए मनस्थिति के भावनात्मक समतोल की तरह, तो कहीं किसी वस्तु में कथा को परत दर परत पूंजीभूत करते हुए उसे कथ्य का स्थानापन्न बनाकर। प्रसाद की ऐतिहासिक कहानियों में उनकी गंभीरता अभिप्राय के विपरीत स्थूल अलंकृत के उदाहरण बहुतायत मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि लेकिन उन्हें कहानियों में ऐसे झीने बारीक संकेत भी गूंथे गए मिलते हैं जो प्रकट रूप से कहानी का अंश न होते हुए भी किसी ध्वनित सादृश्य के सहारे उस ऐतिहासिक आभास का वर्तमान तक लपेट लाते हैं। जैसे प्रसाद की उसी पुरस्कार नामक कहानी में था। ठीक है, इसके बाद किंतु कहानी में सादृश्य विधान सदैव केवल अलंकित मात्रा नहीं होता, प्राय अनुभूति को साधन बनाकर साकार करता है। जैसे काकी के लिए कई दिन तक लगे, ये वाले पूरा पैरा आप पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु को वातावरण या दृश्यवद से उठकर उन्होंने स्थिति के भावात्मक समतोल की तरफ बिंब में बदल देने का एक कुशल उदाहरण मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक में देखा जा सकता है। मलबे का मालिक का जो पूरा कहानी है उसको उदाहरण में बताया गया है। केंद्रित संयोजन की विधि से रचित मलबे का यह दृश्य बिना किसी प्रकट संकेत या सूचना के गनि की अनुभूति का बिंब माना गया है। रूपक के संक्षेपण का चरम शिखर या पूर्ण कलात्मक परिणति उन कहानियों में देखी जा सकती है जिनमें कथागत वस्तु अपने से कई गुना बड़े किसी यथार्थ का बिंब बन जाती है। उदाहरण के लिए भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया और निर्मल वर्मा की लंदन की एक रात इस कोटि के दो प्रसिद्ध कहानियां हैं। कल्पना के संयोजन की विधियों को संख्या में बांधा नहीं जा सकता। यहाँ केवल कुछ बहुप्रयुक्त स्थापित और प्रतिष्ठित विधियाँ गिनाई गई हैं, लेकिन अगर आप संरचना के प्रति आंखें खुली रखते हुए कहानी पढ़ेंगे तो आपको स्वयं भी इस गिनती में जोड़ने के लिए कुछ मिलता है।